जय श्री राधे कृष्णा। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ़ यू। सलाम वालेकुम और सत श्री अकाल। आप सभी बहन भाइयों का गुरु वशिष्ठ मास्टरमाइंड क्लासेस में हार्दिक स्वागत है। मैंने आपको इंग्लिश में लास्ट वीडियो में बताया था कि हमारा वाक्य हम कैसे मैनेज करते हैं, यानी कि सही क्रम से कैसे करते हैं। आज मैं आपको वाक्य के अंतर्गत बताने जा रही हूँ यूज़ ऑफ द एंड दी, मतलब द का और डी का प्रयोग। यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता, जातिवाचक संज्ञा, आप सभी जानते हैं जातिवाचक संज्ञा को इंग्लिश में कहते हैं कॉमन नाउन। नहीं पता है तो आप ध्यान दीजिएगा, परेशान होने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। किसी को कुछ नहीं आता, इंसान यहीं इस पृथ्वी पर ही आकर सीखता है। कोई मास्टर नहीं होता, मास्टर स्वयं को बनाया जाता है। स्टार्ट करते हैं। यदि सब्जेक्ट कर्ता जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन है तथा एक वचन में है, कॉमन नाउन है और एक वचन है, तब हम द एंड दी का यूज़ नहीं करते। कॉमन नाउन में जातिवाचक संज्ञा सब्जेक्ट कर्ता अगर एक वचन है तो हम द और दी का प्रयोग नहीं करेंगे, नॉट यूज़ दी एंड द। एग्जाम्पल हम देखते हैं, बॉय रीड्स द बुक। अब देखो बॉय, मैंने अंडरलाइन किया हुआ है, बॉय यानी कि लड़का एक वचन में है, कर्ता क्या है, एक वचन है, बॉय क्या है, जातिवाचक यानी कि कॉमन नाउन है। तो हमने यहाँ पर इससे पहले द और दी का प्रयोग नहीं किया है, तो हम यहाँ पे द बॉय नहीं करेंगे, केवल बॉय रीड्स द बुक। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जो हमें समझना है, जहाँ विशेष व्यक्ति के बारे में वर्णन करते हैं तब एक वचन कर्ता, ध्यान दीजिएगा, विशेष व्यक्ति की बात चल रही है, विशेष व्यक्ति के बारे में अगर हम वर्णन कर रहे हैं तब एक वचन कर्ता यानी कि सब्जेक्ट क्या है, एक वचन है, सिंगुलर है। सब्जेक्ट एक वचन है, सिंगुलर है, तथा कॉमन नाउन है यानी कि जातिवाचक संज्ञा है, तब वहाँ पर द दी का प्रयोग करते हैं। जब विशेष व्यक्ति की बात चले, ठीक है, विशेष व्यक्ति की बात चल रही है, वहाँ पर चाहे वो एक वचन हो तो भी हम वहाँ पे द और दी का प्रयोग करेंगे। ऊपर मैंने बताया था कि सब्जेक्ट जातिवाचक संज्ञा में अगर एक वचन है तब वहाँ द और दी का प्रयोग नहीं करते हैं, परंतु उसी सब्जेक्ट में यदि वो विशेष व्यक्ति है तब वहाँ कॉमन नाउन बेशक हो, एक वचन करता हो, तो भी हम द और दी का प्रयोग करते हैं। जैसे अब एग्जाम्पल ले लीजिए, द बॉय हु कम्स टू मीट मी यस्टरडे। द बॉय, अब आप कहेंगे यहाँ पर भी बॉय था, यहाँ पर भी बॉय है, पर आप इस सेंटेंस को देखिए, द बॉय हु, जो, कम टू मीट मी, जो मुझसे मिलने आया था, कब, यस्टरडे। तो इसमें क्या छिपा हुआ है, इसमें दिस इज छिपा हुआ है, यानी कि यह वही लड़का है जो मुझसे मिलने कल आया था। तो विशेषता हो गई कि ये वही लड़का है, ये वही लड़का होना उसकी क्या हो गई, विशेषता हो गई, क्वालिटी हो गई, एडजेक्टिव उसका वो बता दिया गया, विशेष बता दिया गया कि ये वही लड़का है। दिस इज द बॉय, यहाँ पर दिस इज जो वर्ड है वो छिपा हुआ है, इसलिए हमने द बॉय किया है। यहाँ पर कोई छिपा हुआ नहीं है, यहाँ पर लड़का किताब पढ़ता है तो द बॉय रीड्स द बुक। अब पर यहाँ पर क्या है, द बॉय हु मतलब जो, कम टू मीट मी, जो मुझसे मिलने आया, कब आया, यस्टरडे। तो यह वही लड़का है, तो दिस इज द बॉय, तो दिस इज इसमें छिपा हुआ है, इसलिए ये क्या हो गया, विशेष हो गया, इसलिए हमने इसके आगे द का प्रयोग कर दिया।
अब हमारा नेक्स्ट आ जाता है यदि सब्जेक्ट यानी कि कर्ता प्लूरल यानी कि बहुवचन में है तो हम द दी का प्रयोग सब्जेक्ट में कॉमन नाउन में अवश्य की क्या होती है मस्ट MUST मस्ट यानी कि अवश्य करते हैं। जब कर्ता प्लूरल यानी कि बहुवचन हो तब हम दा का और दी का प्रयोग सब्जेक्ट में कॉमन नाउन हो यानी कि जातिवाचक संज्ञा में अवश्य करते हैं। अब आ जाइए प्लूरल यानी कि बहुवचन बॉयज़ क्या हो गया बहुवचन हो गया कि नहीं हो गया। तो अब हमने इसके आगे सब्जेक्ट में क्या किया कॉमन नाउन है जातिवाचक है ना बॉयज़ क्या है जातिवाचक संज्ञा और सब्जेक्ट यानी कि कॉमन नाउन में अब हमने प्लूरल में बहुवचन का प्रयोग बताया है। तो यहाँ पे दा का प्रयोग किया द बॉयज़ आर प्लेइंग द फुटबॉल मैच इन द ग्राउंड। द बॉयज़ आर प्लेइंग द फुटबॉल मैच इन द ग्राउंड। हमने यहाँ ग्राउंड क्यों किया है क्योंकि प्ले ग्राउंड होता है फील्ड ना लिखते नहीं है फील्ड का मतलब होता है खेत। तो यहाँ पे जो ग्राउंड शब्द का ही प्रयोग करेंगे क्योंकि खेल के मैदान के लिए हम ग्राउंड शब्द का प्रयोग करते हैं प्ले ग्राउंड होता है ना कि प्ले फील्ड होता है फील्ड माने खेत। तो यहाँ पे ग्राउंड इसलिए हमने लिखा है आपको इसीलिए बता रही हूँ कभी भी फील्ड मत कीजिएगा फील्ड आप कर देंगे यानी कि खेत तो प्ले फील्ड नहीं होता प्ले ग्राउंड होता है इसलिए हमने ग्राउंड शब्द का यूज़ किया है। आप भी आगे ध्यान दीजिएगा इस बात पर। नेक्स्ट हमारा आ जाता है यदि ऑब्जेक्ट के रूप में कॉमन नाउन ऑब्जेक्ट के रूप में हो ऑब्जेक्ट हो कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक में ऑब्जेक्ट अगर जातिवाचक है यानी कि आपका कॉमन नाउन है ऑब्जेक्ट में और प्लूरल है ना जातिवाचक हो ऑब्जेक्ट क्या हो जातिवाचक हो प्लूरल हो और ऑब्जेक्ट में हो यानी कि कर्म में है तो कॉमन नाउन से पहले दा दी का प्रयोग अवश्य करते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण द टीचर ये तो हमारा सब्जेक्ट हो गया टीचर। अब मैं इसका भी बताऊंगी कि द टीचर क्यों किया पर हमें तो ऑब्जेक्ट वाला देखना है अभी ध्यान देना है ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या है जाति हो गई है ना स्टूडेंट्स बहुत सारे हो गए यानी कि प्लूरल बहुवचन हो गया। तो यहाँ पे हमने दा का प्रयोग कर दिया है बहुवचन हो अगर ऑब्जेक्ट बहुवचन है और जातिवाचक संज्ञा है तो उससे पहले हम दा का दी का प्रयोग करते हैं। तो इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया द स्टूडेंट्स कर दिया टीचर बीट्स द स्टूडेंट्स। अब आगे आपको इसका समझ में। अब हम नेक्स्ट वाले पर चलते हैं। यहाँ पर हमारा फोर्थ आ जाता है जहाँ ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म एक वचन में हो। अब देखो वहाँ बहुवचन में हमने बताया था यहाँ हम क्या कह रहे हैं यदि ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म एक वचन में है तो कॉमन नाउन से पहले दा और दी का प्रयोग करते हैं। अब ऑब्जेक्ट एक वचन में है तो कॉमन नाउन यानी कि जातिवाचक संज्ञा से पहले हम द और दी का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल हम देखते हैं द मास्टर स्कॉल्डेड द सर्वेंट। स्कॉल्डेड का मतलब होता है डांटना फटकारना। स्कॉल्डेड मतलब फिर से रिपीट करती हूँ स्कॉल्डेड मतलब डांटना फटकारना। तो द मास्टर स्कॉल्डेड द सर्वेंट एक वचन सर्वेंट क्या है नौकर एक वचन सर्वेंट्स नहीं है सर्वेंट है एक वचन से पहले भी हम द और दी का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट हमारा आ जाता है जितनी भी उपाधियाँ। अब देखो द सर्वेंट क्यों किया द मास्टर क्यों किया द टीचर क्यों किया इसका आप देखो ध्यान दीजिएगा। जितनी भी उपाधियाँ होती हैं उनमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से पहले दा दी का प्रयोग एक वचन में करते हैं। रिपीट कर रही हूँ जितनी भी उपाधियाँ होती हैं उनमें कर्ता यानी कि सब्जेक्ट से पहले दा दी का प्रयोग एक वचन में होता है। जैसे द टीचर द डॉक्टर द सर्वेंट द मास्टर यहाँ पे द टीचर द इंजीनियर
ठीक है, ये जितनी भी उपाधियाँ हैं, द इंजीनियर, द डॉक्टर, द टीचर, द सर्वेंट, ये सारे क्या हैं, जो उपाधि लिए हुए होते हैं, जिनमें डिग्रियां प्राप्त होती हैं। अब आप कहेंगे स्टूडेंट, तो स्टूडेंट में कोई डिग्री तो प्राप्त हो ही नहीं रही है। यहाँ पर क्या है, टीचर को डिग्री प्राप्त है, मास्टर डिग्री प्राप्त है, डॉक्टर डिग्री प्राप्त है ना, सर्वेंट उसे नौकर की एक उपाधि मिली हुई है ना, उपाधि मिलना। तो ये सारे क्या होते हैं, इनके आगे हम दा का प्रयोग करते हैं। अब आ जाता है हमारा नेक्स्ट जो ध्यान देने की बात है, वो ये है खाने पीने की वस्तु में ऑब्जेक्ट से पहले। अब अगर खाने पीने की वस्तु हो और ऑब्जेक्ट से पहले, ध्यान दीजिएगा, ऑब्जेक्ट यानी कि कर्म, तो खाने पीने की वस्तु में ऑब्जेक्ट से पहले कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन है। यदि यहाँ पे कॉमन नाउन है तो कॉमन नाउन से पहले दादी का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि खाने पीने की वस्तु में ऑब्जेक्ट से पहले कॉमन नाउन से पहले दादी का प्रयोग नहीं करते हैं। दूसरी बात है जो याद करने की है और ध्यान देने की है कि खाने पीने के लिए, खाने पीने की जो भी वस्तु है उनके लिए ईट और ड्रिंक का प्रयोग नहीं किया जाता है। जितनी भी खाने पीने की चीज़ें हैं उनके लिए हम ड्रिंक या ईट का प्रयोग नहीं करते हैं। अब हम आपको बताते हैं कि एग्जाम्पल देखिए, राम ईट्स द फूड, राम खाना खाता है, तो राम ईट्स द फूड अगर हम करते हैं तो ये हमारा गलत सेंटेंस है। राम ईट्स द फूड कभी नहीं होता, क्योंकि बच्चों हम लोग खाना खाते हैं, हम लोग फूड हमारा जो है वो विदेशों में खाया जाता है, हम लोग तो सिंपल सादा भोजन करते हैं। तो इसका जो करेक्ट आपका वाक्य बनेगा, सेंटेंस बनेगा, वो क्या आ जाएगा, राम टेक्स मील। मील का मतलब यहाँ पे भोजन है। राम टेक्स वाटर, यानी कि वो पानी पीता है। राम टेक्स पानी पीता है, भोजन ग्रहण करता है। जितने भी हमारे अन्न हैं, ठीक है, जितने भी हमारे अन्न हैं, अनाज है, वो मील के अंतर्गत आते हैं, ना कि फूड के अंतर्गत। तो इस बात पर भी आप ध्यान दीजिएगा। राम टेक्स मील, मील मतलब भोजन, जितने भी अन्न आएंगे वहाँ पे मील शब्द का प्रयोग होगा, ना कि फूड का प्रयोग होगा। और मांस है, फल है इत्यादि, ये सारे हमारे जितने भी वस्तुएं हैं, मांस होना, फल होना, इन सब के लिए हम ईट का शब्द का प्रयोग करते हैं, क्योंकि ये हमारे अन्न में नहीं आते। मांस कोई अन्न नहीं है, फल कोई अन्न नहीं है, तो इसलिए इन जगहों पर हम ईट का प्रयोग कर देंगे, ना कि हम यहाँ पे मील का या फूड का प्रयोग करेंगे। अब आ गया समझ में कि ईट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं और टेक्स का प्रयोग हम कहाँ करते हैं। जितने भी हमारे अनाज हैं, भोजन है, वहाँ हम टेक्स का प्रयोग करेंगे। वाटर है तो टेक्स का प्रयोग करेंगे। पेय पदार्थ जितने भी होते हैं, पीने वाले जो पदार्थ हैं, उनके लिए हम क्या करेंगे, टेक्स का प्रयोग करेंगे। और जो भी फूड है ना, जितने भी फूड हैं उनके लिए, जैसे मांस है, फल है, ये सारे फूड में आ जाते हैं, तो इनके लिए हम ईट का प्रयोग कर देंगे। अब हमारा आ जाता है डिफरेंस बिटवीन द एंड डी, यानी कि द और डी का अंतर। तो अब द और डी का अंतर क्या है, सिंपल सी बात है। जब कोई शब्द वॉवेल यानी कि स्वर, वॉवेल का मतलब क्या होता है, स्वर, जब कोई शब्द स्वर A-E-I-O-U, हमारे स्वर कितने हैं, 5 स्वर होते हैं, A-E-I-O-U, इन 5 स्वरों से शुरू होता है, यानी कि वॉवेल से शुरू होता है, तब वहाँ पर हम D-T-H-E, दी का प्रयोग करते हैं। परंतु यदि जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन, कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से शुरू होता है, तब हम दा का प्रयोग करते हैं। फिर से रिपीट करती हूँ, जब कोई शब्द वॉवेल A-E-I-O-U से शुरू होगा तब हम दी का प्रयोग करेंगे, और परंतु जब कोई शब्द कॉन्सोनेंट यानी कि व्यंजन से शुरू होता है तब हम दा का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए, दी एंड, दी अर्थ, दी ईस्ट,
ये हमारे ई क्या आ रहे हैं, इसमें ई हमारे आ रहे हैं, ये हमारे वॉवेल हैं। आपने मूवीज वगैरह में भी देखा होगा, दी एंड बोलते हैं ना कि द एंड। दी एंड बोला जाता है, दी अर्थ बोला जाता है, दी ईस्ट, दी इंजीनियर्स, ई आ रहा है इंजीनियर्स। ठीक है, अब हमारा दा यानी कि कॉन्सोनेंट में हमारा क्या आ जाता है, द मून, चंद्रमा। एम आ गया, द सन, यानी कि इसको हम दा बोलते हैं। क्लियर हो गया, जहाँ वॉवेल का प्रयोग है वहाँ दी, और जहाँ कॉन्सोनेंट प्रयोग हो गए वहाँ पे दा। अब आ जाता है यूज ऑफ दी एंड दाउ। दी शब्द का प्रयोग स्त्रीलिंग के लिए होता है और दाउ शब्द का प्रयोग पुरुष के लिए होता है। पुरुष जितना भी है पुरुष लिंग के लिए होगा और स्त्रीलिंग के लिए होगा दी शब्द का प्रयोग। आपने एक बहुत समय पहले एक गाना, ज़्यादा भी समय इतना नहीं हुआ है, पर एक गाना चला था, वाई दिस कॉला वेरी डी। वो डी नहीं बोलता वहाँ पे, वो क्या बोलता है, दी। दी का मतलब होता है तू, यहाँ पे दी का मतलब होता है तू। जैसे यू का मतलब होता है तुम, इंग्लिश में दी का मतलब क्या हो गया, दी अगर आ गया तो वो स्त्री के लिए कि तू, और अगर दाऊ आ गया तो वो पुरुष के लिए हो जाता है, यानी कि तू। तो वहाँ पे वो कहता है कि तू, वाई दिस कॉला वेरी डी, डी नहीं है वो दी है, तो दी यानी कि तू। अब यहाँ पे हम एक उदाहरण देखते हैं, दाउ आर्ट अ गुड बॉय। दाउ आर्ट अ गुड बॉय, तू, दाऊ आ गया यानी कि तू एक अच्छा लड़का है। गुड बॉय, बॉय यानी कि लड़का, इसलिए यहाँ पे तू के लिए दाऊ शब्द का प्रयोग कर दिया गया है। अब आ जाता है तू एक अच्छी लड़की है, तो दी आर्ट अ गुड गर्ल। दी आर्ट अ गुड गर्ल, गुड गर्ल मतलब अच्छी लड़की है। कौन, दी, THEE, दी का मतलब तू। तो ये आपके दाऊ शब्द तू के लिए हो गया, दी शब्द तू के लिए हो गया, पर होता कब है, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग के लिए हम दी और दाऊ का प्रयोग करते हैं। हमेशा एक बात याद रखना, दाऊ एंड दी के साथ हम आर्ट, ART, आर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। इस विशेष को याद रखिएगा। दाऊ अगर हम लिख रहे हैं तू एक अच्छा लड़का है या तू एक अच्छी लड़की है, तो यहाँ पे हम आर्ट, ART, आर्ट शब्द का प्रयोग करते हैं। इनका प्रयोग अधिकतर मैं आपको बता दूं पोइट्री यानी कि कविताओं में किया जाता है, गद्य में नहीं, प्रोज में नहीं होगा इनका प्रयोग। इनका प्रयोग मोस्टली आप कविताओं में देखेंगे। जैसे विलियम वर्ड्सवर्थ है, इन्होंने प्रयोग किया, इन्होंने अपने कविताओं में लिखा है, और शेक्सपियर ने, इन्होंने किस पर, जैसे भाई विलियम वर्ड्सवर्थ नेचर के ऊपर है ना, और शेक्सपियर है इन्होंने ब्यूटी के ऊपर, मतलब स्त्री के सुंदरता के ऊपर इन्होंने किया है। तो ये यहाँ पे इनका दी का, दा का, दाऊ का, दी का, इनका प्रयोग इन्होंने बहुत किया है। मुझे उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अगर आप चाहते हैं हम आपको इसी प्रकार के अच्छे अच्छे वीडियो प्रोवाइड कराते रहें, और आपको हमारा अगर चैनल अच्छा लगता है, पसंद आता है और समझ में आता है, तो कृपया इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड शेयर कीजिए। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।